सो हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द हाइट्स। थैंक यू सो मच टू बीइंग हियर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें हम जानेंगे मध्य प्रदेश के गठन के बारे में, उसके निर्माण के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गठन को जानने से पहले वी विल हैव टू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। हमें जानना पड़ेगा उस प्रक्रिया को जिसमें भारतीय राज्यों का पुनर्गठन हुआ। सो बिना वक्त गवाए हम जाते हैं भारतीय इतिहास की ओर। वी ऑल गो टूवर्ड्स टू इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं आपने भारतीय इतिहास में पढ़ा ही होगा कि अंग्रेजों द्वारा भारत विजय कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि 100 वर्षों से अधिक चलने वाली क्रमिक प्रक्रिया थी। उसके बाद कहीं जाकर अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन किया गया था। तो हम देख लेते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत किस तरह प्रशासित किया जा रहा था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत 3 मुख्य प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था, जो थी देसी रियासतें, ब्रिटिश सरकार द्वारा शासित प्रांत और अन्य यूरोपीय देश जिसे फ्रांस व पुर्तगाल द्वारा शासित राज्य क्षेत्र। जो देसी रियासतें थी वे उस समय के तत्कालीन राजा महाराजाओं द्वारा प्रशासित की जा रही थी, लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं इस पर ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व जरूर था। और ब्रिटिश सरकार के जो प्रांत थे वे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासित किए जा रहे थे, और अन्य जो राज्य क्षेत्र थे जिन पर यूरोप के कुछ अन्य देशों जैसे कि फ्रांस व पुर्तगाल का कब्जा था, वे इन देशों के द्वारा प्रशासित किए जा रहे थे। तो ये तो बात हो गई स्वतंत्रता से पूर्व भारत की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। और इसी तरह हमारा देश क्या हुआ दोस्तों, अलग अलग तरह से प्रशासित किया जा रहा था, और ऐसे ही समय बीतता जा रहा था, और हमारे वीर क्रांतिकारी और लीडर्स अथक प्रयास कर रहे थे हमारे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। और एक ऐसा समय भी आया जब हमारे भारत की स्वतंत्रता की जो मांग थी उसे स्वीकार किया गया, एवं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का ओरिजिन हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, जिसमें 2 इम्पोर्टेंट चीजें हुई। क्या हुआ? फर्स्ट तो ब्रिटिश भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र डोमिनियंस इंडिया और पाकिस्तान के रूप में किया गया, तथा देसी रियासतों का विलय किया गया। यहाँ पर देसी रियासतों को 3 शर्तें दी गई। वे चाहे तो इंडियन डोमिनियन के साथ में मिल सकती हैं, या फिर पाकिस्तान डोमिनियन के साथ जा सकती हैं, या फिर स्वतंत्र भी रह सकती हैं। ये निर्णय उन पर डिपेंड करता है। ये तो हो गई स्वतंत्रता से पूर्व की कहानी। अब जानते हैं भारत के स्वतंत्र होने के बाद की घटनाएं। आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। इसीलिए भारत में राज्यों के पुनर्गठन हेतु 1947 में एसके धर आयोग को गठित किया गया, जिसके प्रमुख अर्थात इस आयोग के प्रमुख इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसके धर थे, तथा उनके सहयोगी 2 अन्य सदस्य भी हुए। अर्थात इस आयोग में 3 सदस्य थे। अब इस आयोग का निर्णय क्या रहा? इस आयोग ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस राज्यों के पुनर्गठन की बात कही। और अब इस निर्णय का जनता पर क्या इफेक्ट हुआ? तो जनता द्वारा इस निर्णय का कड़ा विरोध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जनता भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कर रही थी। उस समय जनता के विरोध को देखते हुए राज्यों के पुनर्गठन हेतु एक अन्य समिति का गठन 1948 में किया गया, जिसे कांग्रेस की जयपुर अधिवेशन में जेवीपी समिति नाम दिया गया। जेवीपी समिति जिसके प्रमुख थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल व पट्टाभी सीतारामैया। इस समिति ने भी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की बात कही, साथ ही भारत को 4 राज्य क्षेत्रों में बांटने का निर्णय दिया, जिसे संविधान सभा द्वारा मान लिया गया। और भारत को भाग क, भाग ख, भाग ग एवं भाग घ में बांट दिया गया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एवं पार्ट डी इसे अंग्रेजी में नाम दिए गए। अब बात करते हैं पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तथा पार्ट डी में भारत के किन राज्य क्षेत्रों को रखा गया। तो पार्ट ए में उन राज्यों को रखा गया जो 1935 में भारत शासन अधिनियम
प्रांत कहे गए थे, जिसमें ब्रिटिश सरकार गवर्नर की नियुक्ति करती थी। पार्ट बी के अंतर्गत वे राज्य क्षेत्र रखे गए जो बड़ी आकार की देसी रियासतें थीं। पार्ट सी में छोटे आकार की देसी रियासतें तथा कुछ ऐसे क्षेत्र जो ब्रिटिश सरकार के मुख्य आयुक्तों, उनके चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित होने वाले क्षेत्र थे। पार्ट डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था, जो एक अर्जित राज्य क्षेत्र था। पार्ट डी में अर्जित राज्य क्षेत्र एक्वायर्ड टेरिटरीज को रखा गया था। अब ये तो बात हो गई पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी की। साथ ही हमने बात की जेवीपी समिति की। लेकिन अब जेवीपी समिति के निर्णयों का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा उसे देखते हैं। इस निर्णय पर जनता ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। खासकर आंध्र क्षेत्र में तेलुगु भाषी लोगों द्वारा आमरण अनशन, हंगर स्ट्राइक के रूप में कड़ा विरोध किया गया, जिसमें 58 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद इस आंदोलन के प्रमुख श्री रामुलु का निधन हो जाता है। अब भारत सरकार पर भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु दबाव बढ़ने लगा। ऐसे में 1953 को भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसे फजल अली आयोग के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। इस आयोग के प्रमुख फजल अली तथा 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। इस आयोग द्वारा भाषाई आधार व प्रशासनिक सुविधा दोनों ही मुद्दों पर विचार विमर्श करके कुछ निष्कर्ष दिए गए, जिन्हें भारत सरकार द्वारा राज्यों के पुनर्गठन हेतु माना गया और राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर भारत के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में कुछ परिवर्तनों के साथ में पार्ट ए से सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, पार्ट बी से मध्य भारत और पार्ट सी से विंध्य प्रदेश और पार्ट सी से ही भोपाल को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। अब हम देख लेते हैं वे कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिसके बाद में मध्य प्रदेश को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को सम्मिलित करके बनाया गया। तो पार्ट ए में 8 मराठी भाषी क्षेत्र नागपुर, अकोला, भंडारा, वर्धा, यवतमाल, चांदा, बुल्ढाना और अमरावती को तत्कालीन बंबई प्रांत को दे दिया गया और शेष जो पार्ट ए बचा वो मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर लिया गया। पार्ट बी मंदसौर के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया एवं राजस्थान की कोटा जिले की सिरोंज तहसील विदिशा में सम्मिलित कर दी गई। शेष पार्ट बी को मध्य प्रदेश में विलय कर दिया। पार्ट सी संपूर्ण विंध्य प्रांत एवं भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को नवगठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। इस समय मध्य प्रदेश में 43 डिस्ट्रिक्ट्स थी, 43 जिले थे। दोस्तों, अब इस वीडियो के बाद हम मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।